सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ है वैद्य सुजाता चौधरी जी, जो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडिंग लाइट के रूप में मेंटोर रही हैं। किसी भी एज, बैच या आयुर्वेदा के किसी भी फील्ड के लोगों की मदद में बॉस हमेशा तत्पर रही है। तो बॉस के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बॉस से अनुरोध करना चाहूँगी कि बॉस प्लीज़ हमारे कुछ बेसिक डाउट्स को आप क्लियर कीजिए। ज़रूर। थैंक यू बॉस। बॉस पहला क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों की तरफ से ये था कि बॉस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास जनरेशनल नॉलेज रहती है आयुर्वेदा को लेकर, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास ये नॉलेज नहीं रहती है वो बहुत ही लॉस्ट फील करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगी? देखिए, जनरेशनल नॉलेज अगर है तो ठीक है, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जब हमें चीज़ें मिलती हैं तो बहुत इजीली उनको हम समझ पाते हैं। लेकिन जिनके पास ऐसा नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मूल ज्ञान है हमारा वो सब संहिताओं में निहित है। तो संगीताओं को अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से, आपके जो गुरु हैं उनके टच में रहिए, सीनियर्स के टच में रहिए, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपको देंगे और ऐसा लॉस्ट फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके सीनियर्स, मैं स्पेशली हमेशा आप सबके साथ हूँ। तो जहाँ पे भी डाउट्स रहते हैं उनको आप क्लियर करो, पूछो और ज़्यादा से ज़्यादा संगीताओं के टच में रहो, तो चीज़ें अपने बेसिक्स क्लियर होते ही आपकी जो आगे की जर्नी है आयुर्वेद में वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। थैंक यू बॉस। बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉस पीजी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? और बॉस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थोड़ा फाइनेंशियली इस कंडीशन पे नहीं होते हैं कि वो ट्यूशन्स ले पाए, तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो पीजी क्लियर कर पाएंगे, और अगर मतलब उन्हें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? पीजी क्लियर करना बहुत सिंपल है। बिना कोचिंग के आप बहुत आसानी से पीजी क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए जो आपके करिकुलम में जो चीज़ें चल रही हैं, फर्स्ट प्रॉफ में जो है, सेकंड प्रॉफ में जो है, उसको आप अच्छे से क्लियर करते जाइए। फ़ोकस हमेशा जिस प्रॉफ में आप हैं, जिस ईयर में आप हैं, उसके सब्जेक्ट्स पर करना है। कभी भी कोचिंग के ट्रैप में नहीं फँसना शुरू से ही। अदरवाइज़ क्या होगा, ना तो आप कॉलेज का जो सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर कर पाएँगे और ना ही आप पीजी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। तो सब्जेक्ट्स पर फ़ोकस करिए, संहिताओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करिए। मूल भाषा जो संस्कृत है उसके साथ में चरक सुश्रुत पढ़ने का अभ्यास शुरू से करिए। तो क्या है, जब हम ऐसा करते हैं 3 से 4 साल में बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है और पीजी में जितने भी क्वेश्चन्स आते हैं 80% संगीता बेस्ड होते हैं। तो उसके बाद जब आप इंटर्नशिप में आएँगे, इंटर्नशिप भी आप अच्छे से करिए। इंटर्नशिप में ही आप बीच-बीच में थोड़ा-सा टाइम निकालिए, फिर से सभी चीज़ें रिवाइज़ करिए और मॉक टेस्ट वगैरह आप दे सकते हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो कोचिंग नहीं करना चाहते, इवन मैंने खुद में कोई कोचिंग नहीं ली थी पीजी की प्रिपरेशन के लिए और फर्स्ट टाइम में पीजी जो है मेरा क्लियर हो गया था। तो लेकिन उसको मैं यही मानती हूँ कि संगीताएँ क्लियर होना आपकी बहुत ज़रूरी है। सारा जो मैटर है वो संगीताओं से ही आता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रॉफ में, जिस ईयर में आप हैं, धैर्य से उसको अच्छे से पढ़ते जाइए और अपने सीनियर्स के टच में रहिए, वो आपको गाइड करते रहेंगे, तो पीजी क्लियर करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। ओके बॉस। बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्पेशली फोर्थ ईयर वालों की तरफ से भी है। हमारे मन में हमेशा एक ये जिज्ञासा रहती है कि क्या पंचकर्मा जो है वो सिर्फ रोगी के लिए ही है, या फिर जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम पंचकर्मा ऋतु के अनुसार करवा सकते हैं? देखिए, ऋतु अनुसार पंचकर्म करवा सकते हैं, लेकिन बहुदोषावस्था में यदि कराएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वमन विरेचन जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, बस्ती मैं बोलूँगी हाँ, स्वस्थ व्यक्ति भी करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ हैं जो हमारी प्रकृति के अनुरूप, जैसे आपकी वात प्रकृति है तो आप तिक्त क्षीर बस्ती ले सकते हैं। हेल्दी अगर आप हैं तो भी। तो बस्ती एक सेफ प्रोसीजर है, बहुत अच्छा प्रोसीजर है, रसायन का भी वो काम करता है। लेकिन वमन विरेचन यदि बहुदोषावस्था है तो तभी करवाना ज़्यादा हितकर रहता है। हालाँकि ऋतुओं में जो ऋतुचर्या जहाँ वर्णित है वहाँ पर उसका वर्णन है कि विरेचन करवाइए, वमन करवाइए, लेकिन वो भी कहीं न कहीं उसी अवस्था के लिए है। अगर दोष बहुत बढ़े हुए हैं किसी व्यक्ति के, तो उस ऋतु में वो प्रकोपित होंगे तो उनको आप बाहर निकाल सकते हैं शोधन के माध्यम से। बस्ती ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस हमें वमन विरेचन पे स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। बॉस एक ये क्वेश्चन था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएमएस की डिग्री लेकर के आफ्टर वो एलोपैथी कम्प्लीटली प्रैक्टिस करते हैं, तो बॉस ये चीज़ कितने हद तक ठीक है? देखिए,
गीता का ही एक वाक्य है कि आप अपने धर्म में रहेंगे तो वहाँ तो मृत्यु भी हो जाए तो भी वो अच्छा है, दूसरे के धर्म में रहने से बेहतर है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि एलोपैथी अच्छी चिकित्सा पद्धति या अच्छी पैथी नहीं है। हर पैथी के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद के स्कॉलर्स हैं, उनको स्पेशली एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में खजाना है। वो खजाना जो और किसी पैथी में नहीं है। तो आपके पास वो खजाना है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करिए और लोगों को अभी ज़रूरत है आयुर्वेद के अच्छे प्रैक्टिशनर्स की। तो दूसरी पैथी में आप मत जाइए, इसी में रह कर के आप अच्छा जो है काम करिए, तो लोगों को भी लाभ होगा और आपको भी गर्व की अनुभूति होगी। आपको भी जो है बहुत अच्छा फ़ील होगा कि आपने अपने घर में रहकर, अपने जो जिसकी आपने पढ़ाई की 5 साल 10 साल लगभग लग जाते हैं एमडी करते-करते, तो उसी में अगर आप काम करेंगे तो जीवन के जो आखिरी पड़ाव होंगे, उसमें आपको बहुत सुकून महसूस होगा। तो अपने घर में रहिए, वही बेहतर है। बॉस अब ये कुछ क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से हैं, जैसे साक्षी की तरफ से क्वेश्चन है कि मॉडर्न साइंस में जैसे बॉस हर चीज़ के लिए फिक्स डेटा है एंड फैक्ट्स रहते हैं, लेकिन जब जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहते हैं, लेकिन अगर हम आयुर्वेदा में देखें तो अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें किस मत को फॉलो करना है, हमें ये कैसे पता चलेगा? देखिए, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि जब तक हम संहिताओं को पूरा नहीं पढ़ लेंगे अच्छे से, जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शार्ंगधर, काश्यप, आप सब पढ़िए। जब एक सही नॉलेज हमारे पास होगी, संस्कृत के साथ जब हमने मूल ग्रंथ पढ़े होंगे, टीकाएं पढ़ी होंगी, तो पिक्चर बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये कन्फ्यूजन तभी तक रहता है जब तक हमें ग्रंथ समझ नहीं आते पूरे अच्छे से। जब एक बार कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा तो आपको भी लगेगा कि ये सारे ग्रंथ जुड़े हुए हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, बस अपने अपने तरीके थे लोगों के बोलने के, बात सबने एक ही की है। और जैसा कि आपने बोला कि चीज़ें वहाँ पर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हमारे यहाँ पर भी हैं। बात त्रिदोष का सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा, पंचमहाभूत का सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा, द्रव्यों के जो गुण हैं उनके सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। हमारे यहाँ चीज़ बदलती है केवल व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग हमें क्या डाइट सेट करनी है, क्या मेडिसिन देनी है, क्योंकि हर व्यक्ति हर दिन कुछ अलग होता है। उसकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कुछ अलग है, लेकिन जो सिद्धांतों के अकॉर्डिंग उस पर्सन को हमें क्या चीज़ें देनी है, वो सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। चीज़ों में चेंजेस होंगे, पर सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो देंगे वो बदलाव कभी नहीं होगा। तो सिद्धांत हमारे यहाँ बिल्कुल वैसे ही शाश्वत, इसीलिए आयुर्वेद को बोला गया है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ही वो सिद्धांत हैं। और धीरे धीरे आप देखिए, जैसे उपवास का सिद्धांत है, उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको लोग अब समझ रहे हैं। मैं कहूँगी कि आयुर्वेद को एक बार पूरा समझने की कोशिश करिए, वर्ड टू वर्ड, फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक। चरक को कम से कम 3 बार पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद कम से कम 2 बार आपको पढ़ाना है, और फिर चर्चाओं में लगना है। जो अच्छे पढ़े हुए स्कॉलर्स हैं, जो पढ़ा भी सकते हैं, उनकी गोष्ठी में शामिल होना है। तो तब जाके ये साधना है, एक 5 से 10 साल आपको आयुर्वेद को देने होंगे। फिर उसके बाद बहुत चीज़ें आसान लगेंगी और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। जी बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन बॉस उज्जवल की तरफ से है कि क्या पूरा आयुर्वेदा प्रैक्टिस जो है आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम में फिजिबल है, और बॉस अगर है भी तो वो हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल, आयुर्वेद प्रैक्टिस तो जैसा कि फिर से मैं कहूँगी, शाश्वत है आयुर्वेद। समस्या आज यही आती है कि लोगों की जिह्वा पर कंट्रोल जो है वो बहुत कम हो गया है, तो कड़वी चीज़ें लेना कम पसंद करते हैं लोग। लेकिन ऐसे में मैं कहूँगी, आप डाइटिशियन बन जाइए। आप कड़वी चीज़ कम दीजिए, आप डाइट अगर सटीक चला देंगे तो कड़वी चीज़ कम देने पर भी आपका काम बन जाएगा। तो आयुर्वेद को तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और मैं कहूँगी, ना केवल डाइट बल्कि कुछ अद्रव्य चिकित्साएं आयुर्वेद में बताई गई हैं, जैसे कि व्यायाम करवा दीजिए पेशेंट को, उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको मेडिसिन द्रव्य देना ही ना पड़े कोई। तो आयुर्वेद को लॉजिकली आयुर्वेद हमेशा जो है फिट रहेगा, किसी भी टाइम, किसी भी ईयर में, किसी भी युग में, हमेशा वो लॉजिकली आप उसको पाएंगे कि ये सटीक काम कर रहा है। बस आपको अभी के युग के अनुरूप क्या आप पैंतरे अपना सकते हैं कि लोग उसको फॉलो करना शुरू करें, उसके ऊपर ध्यान दें। बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन सालनी की तरफ से है कि बॉस जैसे आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिस है आजकल,
ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसका क्वेश्चन ये है कि हम आयुर्वेदा को मतलब आयुर्वेदा से रिलेटेड अब्रॉड में क्या-क्या स्कोप है? बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी गर्भ संस्कार के कुछ एक कोर्सेज़ रहते हैं मेरे, तो गर्भ संस्कार के कोर्स में एक महिला जुड़ी हुई थी जो इंग्लैंड से थी और वो आयुर्वेद वहाँ पर प्रैक्टिस करती हैं। और मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती प्रैक्टिस करने में? तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, और आपको अचंभा होगा जानकर वो आईटी सेक्टर से थी। उन्होंने वहाँ लोगों को देखकर, वहाँ आयुर्वेद के प्रति जो रुझान था, योग के प्रति जो रुझान था, उसको देखकर उन्होंने आयुर्वेद सीखना शुरू किया। और अभी पिछले 3-4 साल से ही वो अलग-अलग कोर्सेज़ कर रही है, आयुर्वेद को समझने का प्रयास कर रही हैं। तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा स्कोप है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है। पहले योग को लेकर बढ़ी और जब से कोविड आया आयुर्वेद को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ बढ़ गई है। और अब मैं आपको या एक और बात बता दूँ, आपको पता नहीं होगी। एक ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, चरक ऑनलाइन, CARAK ऑनलाइन, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो उसमें चरक संहिता पूरी आ जाएगी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों हुआ मैं आपको बताऊँ? जो हमारे बड़े विद्वान वैद्य हैं आयुर्वेद के, जैसे कि प्रोफेसर वैद्य श्री कृष्ण खांडेल शर्मा सर, और भी कई अनेक विभूतियाँ हमारे आयुर्वेद की रही। तो उनसे मिलकर विदेशियों ने ही, विदेश में काम कर रहे कुछ अच्छे एलोपैथी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने जानना चाहा। उनको जो है शंकाएँ आई, क्वेरीज़ आई कि आयुर्वेद से ये इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे मिला? तो वो चाहते थे कि वो आयुर्वेद को समझ सकें। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी हमारे आचार्यों से, हमारे गुरुजनों से कि इस आयुर्वेद को ट्रांसलेट कर दीजिए आप इंग्लिश में, ताकि हम भी समझ सकें। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जामनगर से जो है इस पर काम किया गया और पूरी की पूरी चरक संहिता इंग्लिश में ट्रांसलेट करी गई। हालाँकि कुछ-कुछ ट्रांसलेशंस उतने अच्छे शायद नहीं हो पाए, लेकिन इस पे लगातार काम जारी है। वैसे तो मैं कहूँगी कि संस्कृत जो है ऐसी एक भाषा है जिसको कंप्लीटली ट्रांसलेट करना इम्पॉसिबल है, उसके सिद्धांतों को, उसके शब्दों को। लेकिन फिर भी इस पे प्रयास जारी है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा स्कोप है। चाहे आप लिटरेरी वर्क में जाइए, चाहे आप प्रैक्टिकल एक अप्रोच रखते हुए अपनी प्रैक्टिस में भी अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो अनेक देशों में आयुर्वेद को ऑलरेडी एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। ब्रिटेन में भी अभी आपने पढ़ा होगा, अगर न्यूज़ में आया था, वहाँ पर भी जो है डिमांड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बॉस। आप काफ़ी क्लियर, मुझे लगता है चांदनी का क्वेश्चन उसको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। देन मैम नेक्स्ट क्वेश्चन फरहान की तरफ से है कि मैम कि बॉस आयुर्वेदा में ऐसी कौन-कौन सी फील्ड है जिसमें हम एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं? देखिए वैसे तो मैं कहूँगी अगर आयुर्वेद आता है तो पूरा आता है और नहीं आता तो नहीं आता। कहने का भाव ये है कि आप आयुर्वेद को पूरा समझेंगे तो आप एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर होंगे। तो आप जैसे काय चिकित्सा में हम एडल्ट्स को ट्रीट करते हैं और कौमारभ्यते में हम बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो सिद्धांत आपके जो हैं वो हमेशा काम करेंगे। आप बच्चों को भी ट्रीट कर पाएँगे, बेसिक ट्रीटमेंट आप दे पाएँगे अगर आपने काय चिकित्सा में एमडी करी है। और आप गर्भिणियों को भी ट्रीट कर पाएँगे, गर्भिणियों की डाइट वगैरह ये सब सेट कर पाएँगे, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमें एक साथ आता है। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशलिटी हो जाती है स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। जैसे आपने अगर एमडी स्त्री प्रसूति में की है तो आप डिलीवरी बहुत अच्छे से करा लेंगे। तो इस तरीके से मैं मानती हूँ कि जो 8 ब्रांचेज़ हैं वो हमारी मेन है। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरा, वृषाण, जैसा कि हम पढ़ते हैं। तो उन 8 कोशिश करिए कि उन 8 ब्रांचेज़ में से किसी में आप एमडी करें और उसी में आप महारत हासिल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बॉस एक क्वेश्चन ये है उज्जवल की तरफ से कि आजकल काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को एनर्जी बूस्टर का नाम देके उनको एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो जैसे उसमें एक एग्जांपल है शिलाजीत, तो क्या शिलाजीत एवरीडे हम कंज्यूम कर सकते हैं फॉर एनर्जी? कम मात्रा में लें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि शिलाजीत जो है वो कर्षण करता है शरीर में और प्रत्येक मौसम के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो डेफ़िनेटली जैसे एनर्जी बूस्टर का आज एक कॉन्सेप्ट आ गया और बिना सोचे समझे हम उसका सेवन कर रहे होते हैं, तो वो ठीक नहीं है कहीं न कहीं। बदलाव ऋतुओं के अकॉर्डिंग जब खान-पान में हम बदलाव करते हैं, तो औषधि में तो डेफ़िनेटली हमें करना चाहिए। तो लगातार सेवन करना गलत है। परामर्श के साथ या आयुर्वेद की पूरी नॉलेज होने के बाद किस ऋतु में किसके लिए क्या अच्छा है, किस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है प्रकृति के अकॉर्डिंग, ऐसी बहुत सारी बातें सोचकर फिर ही हमें कोई मेडिसिन लंबी चलानी चाहिए। जी बॉस।
थैंक यू सो मच बॉस, आपने अपना इतना अमूल्य टाइम हमें दिया। बॉस, लास्ट में मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो संहिता का गहन अध्ययन करना चाहते हैं और उस गहन अध्ययन के साथ-साथ वो क्लिनिकल प्रैक्टिस को भी जानना चाहते हैं। तो बॉस प्लीज़ आप अपने क्लासेस के बारे में एक बार हमें बता दीजिए। जी। जो भी संगीता का गहन अध्ययन करना चाहते हैं वो चरक को पहले पढ़ें। बाकी संहिताओं से पहले चरक को सबसे पहले पढ़ें, बाद में सुश्रुत पर भी आएँ, वाग्भट पर भी आएँ। चरक को अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो काफ़ी समय से, जैसे मेरी पीजी ख़त्म हुई थी उसके तुरंत बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी चरक संहिता की, और उसमें हम सूत्र स्थान पूरा कर चुके हैं। शारीर, निदान, विमान ये सब हो चुका है। चिकित्सा स्थान का भी अर्श चिकित्सा अध्याय अभी चल रहा है। तो वो क्लासेस हमारी रेगुलर चलती हैं। 2 टाइप की क्लासेस रहती हैं। जो सेक्शन हो चुका है उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डाल देते हैं, और जो चीज़ें अभी चल रही होती हैं वो लाइव लेक्चर्स में रहती हैं। तो आप www.arogyvedika.com पर जाएं। अगर आप सूत्र स्थान का कोई सेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप सूत्र स्थान का वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे उसके पार्ट्स बना रखे हैं 1 to 5 चैप्टर्स, ऐसे करके कुछ एक मंथ के कोर्सेज सूत्र स्थान को डिवाइड कर दिया हमने, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइव सेशंस चल रहे हैं चिकित्सा स्थान के, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए आप 9024374324 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और लाइव सेशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाएं www.arogyvedika.com। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, चरक संहिता, क्लिनिकल आयुर्वेदा करके अलग-अलग कोर्सेज हैं। उसमें जाके आप सारे कोर्सेज अलग-अलग जो भी आप सीखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बॉस अपना टाइम देने के लिए। बॉस का नंबर और बॉस का जो वो है लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका भी, इतने सारे एफर्ट्स आप ले रहे हो, इतने आपके डाउट्स हैं। तो एक आशा, उम्मीद, सकारात्मकता के साथ मुझे भी होती है कि आने वाला जो समय होगा उसमें आप सब मिलकर, हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा काम आयुर्वेद को लेकर करेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, मिलकर हमारा ये परिवार कुछ अच्छा काम करे। यही मैं फिर से उम्मीद करूँगी, आशा करूँगी आप सभी से। नमस्ते, धन्यवाद।